शुभम और आज एक दूसरी केस स्टडी जो 2018 में पूछी गई थी इन टू यूपीएससी पेपर, वो हम डिस्कस करेंगे। और इस कोर्स के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ये कोर्स है केस स्टडीज़ को सबसे बेहतर तरीके से, सबसे आसान तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं उसके बारे में, और ये यूपीएससी आईएएस पीसीएस के लिए रेलेवेंट है। और सिनॉप्सिस आईएएस का प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। और इस कोर्स का जो मेन मकसद है 120 नंबर से ज़्यादा पाना जीएस के पेपर 4 में। और ये मेरा यकीन है कि वो आप पा भी जाएंगे अगर आप ये पूरा कोर्स कंप्लीट देखेंगे। तो चलिए, अक्सर केस स्टडीज़ हमेशा से ही समस्या रहती है स्टूडेंट के लिए, तो आज उस समस्या को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त करते हैं। तो क्वेश्चन जो केस स्टडी 2018 में पूछी गई थी कि उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ बता देता हूँ कि एक डॉक्टर साहब हैं जिनका नाम है डॉक्टर एक्स। ठीक है, नाम नहीं दिया है क्योंकि नाम में अक्सर लोग मजहब तलाश लेते हैं, तो मिस्टर एक्स या डॉक्टर एक्स के नाम से हम इसमें केस स्टडी में दिया हुआ है। तो वो एक मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं, डॉक्टर हैं, और उन्होंने एक चैरिटेबल ट्रस्ट की स्थापना की है जिसका मकसद है कि एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाया जा सके शहर में, जो उस शहर के सारे लोगों के, अमीर गरीब सारे लोगों के जो स्वास्थ्य से संबंधी, हेल्थ से संबंधित जो ज़रूरतें हैं उसको फुलफ़िल कर सके। ठीक है, और जिस शहर में ये हॉस्पिटल बनना है वहाँ पर स्वास्थ्य की सुविधाएं काफ़ी बुरी कंडीशन में है। और ऐसा माना जाता है कि अगर हॉस्पिटल बनेगा तो ये उस पूरे क्षेत्र के लिए वरदान साबित होगा। आप एक टैक्स इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के हेड हैं, ठीक है, और इंस्पेक्शन करते समय आपको ये पता चला कि टैक्स भरने के मामले में डॉक्टर साहब ने कुछ मेजर गलतियां की हैं, और कुछ तो बहुत बड़ी है। ठीक है, जिससे जनता को काफ़ी ज़्यादा टैक्स का नुकसान हुआ है। ठीक है, सरकारी खजाने को काफ़ी ज़्यादा टैक्स का नुकसान हुआ है। डॉक्टर साहब कोऑपरेटिव हैं, और उनको उनके सामने जब जैसे ये बात आई सामने कि टैक्स के रिटर्न में, टैक्स को भरने में काफ़ी इरेगुलरिटीज़ हैं, तो उन्होंने झटपट टैक्स देने के लिए राज़ी हो गए। ठीक है, तो एक तो ये हो गया कि कुछ मेजर इरेगुलरिटीज़। फिर एक और है कि उसके अलावा कुछ और छोटी मोटी भी दिक्कतें हैं टैक्स कंप्लायंस के इशू में। ठीक है, जो थोड़ी टेक्निकल नेचर की, मतलब दो तरीके की इरेगुलरिटी पाई गई है। एक तो पहला मेजर इश्यूज है जिसमें तो भयंकर टैक्स बचाने की मतलब की बात है कि टैक्स को छुपाने की, टैक्स न भरने की का इशू सामने आया है। और दूसरा कुछ टेक्निकल इश्यूज भी डॉक्टर साहब के टैक्स जो आईटीआर है, इनकम टैक्स रिटर्न, उसमें पाया गया है। ठीक है, अगर इन टेक्निकल डिफ़ॉल्ट्स को अगर एजेंसी परस्यू करेगी, टैक्स एजेंसी, तो इससे काफ़ी समय और एनर्जी डॉक्टर साहब की वेस्ट होगी, जिससे मामला जो है, और ये जो छोटी मोटी जो दिक्कतें उतनी ज़्यादा सीरियस भी नहीं है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा खास भी नहीं है, टैक्स कलेक्शन प्रोसेस के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। ठीक है, और इससे ये होगा कि अगर मान लीजिए कि ये छोटी मोटी दिक्कतों पर भी अगर एजेंसी अगर डॉक्टर साहब को परेशान करेगी तो डॉक्टर साहब परेशान हो जाएंगे और हॉस्पिटल नहीं बन पाएगा। ठीक है, अब दो ऑप्शन आपके सामने है, ये पूछा है, तो पूरा केस समझ में आ गया कि आप एक डॉक्टर साहब हैं जो बहुत एक चैरिटेबल ट्रस्ट बनाया है उन्होंने, और उस चैरिटेबल ट्रस्ट के थ्रू वो एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं। और अगर वो हॉस्पिटल बन जाएगा तो वहाँ के जितने भी ज़रूरतमंद लोग हैं उनको इलाज की सुविधा मिलेगी। लेकिन एक टैक्स, आप एक टैक्स के हेड हैं, टैक्स एजेंसी के, और आपको जांच में ये बात सामने आई है कि डॉक्टर साहब ने दो तरीके की दिक्कतें की हैं। पहला तो है कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जिसमें बड़ा टैक्स का छुपाने का मामला सामने आता है, और दूसरे कुछ टेक्निकल इश्यूज़ हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब सवाल पूछता है कि आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप ब्रॉड व्यू रखेंगे और जो सब्सटेंशियल टैक्स कंप्लायंस है उस पर सिर्फ ध्यान देंगे, और जो छोटे मोटे जो इश्यूज़ हैं उसको आप जाने देंगे। ठीक है, दूसरा है कि यू विल परस्यू द मैटर स्ट्रिक्टली एंड प्रोसीड ऑन ऑल फ्रंट्स वेदर सब्सटेंशियल और मेयरली टेक्निकल इन नेचर। ठीक है, कि कहने का मतलब है कि क्या सिर्फ आप डॉक्टर साहब को ये पहला वाला जो इशू है, जो मेजर इशू है, उसके लिए आप उनको
लाइबल ठहराएंगे, या दूसरा मैटर जो टेक्निकल उन्होंने टैक्स भरने में जो छोटी मोटी जो इश्यूज की हैं, टेक्निकल इश्यूज, उसके लिए सिर्फ आप उनको लाइबल ठहराएंगे। तो ये पूछा है, ऐसा क्यों करेंगे? टैक्स एजेंसी के हेड होने के नाते आपको क्या करना चाहिए? कौन सा, इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन आप चूज करेंगे और क्यों चूज करेंगे? अब देखिए, आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अक्सर लोगों को क्या लगता है कि एथिक्स में केस स्टडी को सॉल्व करने का मतलब है कि एक बैलेंस अप्रोच लेना। ठीक है, ये एक बहुत गलत तरीका है। आप दिल्ली के कोचिंग्स में भी जाएंगे तो वहाँ पे भी टीचर जो है यही बोलते हैं कि आपको थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए, बीइंग अ सिविल सर्वेंट आपको प्रैक्टिकल होना चाहिए। तो एक चीज़ मैं बात करना बताना चाहूँगा दोस्तों, कि ये एथिक्स का पेपर है। ठीक है, दिस केस स्टडी इज मेंट फॉर एथिक्स पेपर। ठीक है, ये कोई डिसीजन मेकिंग का की केस स्टडी नहीं है। जब डिसीजन मेकिंग की केस स्टडी होती है उसमें आपका एथिक्स नहीं, उसमें आपका प्रैक्टिकल अप्रोच देखा जाता है। डिसीजन मेकिंग में आपका प्रैक्टिकल अप्रोच देखा जाएगा, प्रैक्टिकल अप्रोच देखेंगे। एथिक्स में आपका जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है, ये देखा जाता है। एथिक्स में केस स्टडी का मतलब है आप सही और गलत के बीच में भेद कर सकें। ठीक है, एथिक्स में प्रैक्टिकलिटी, एप्लीकेबिलिटी, ये सारी चीज़ें नहीं आती हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड, एथिक्स की केस स्टडी है, ये कोई एमबीए कॉलेज की केस स्टडी नहीं है कि जिसमें आपको चीज़ों को करना होगा कि भाई किस तरीके से कितना एप्लीकेबल है, और कितना विजडम और कितनी समझदारी से आप चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। ये कोई आईएम की केस स्टडी नहीं है, ये एथिक्स की केस स्टडी है, और इसमें आपका प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं, आपका जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है, वो देखा जाता है। ठीक है, इसमें सपोज मान लीजिए कि ऐसा एक और केस स्टडी हम आगे डिस्कस करेंगे कि आप जा रहे हैं और गाड़ी से एक गाड़ी वाले का, एक मोटरसाइकिलिस्ट का एक्सीडेंट हो जाता है, तो उस केस में आप क्या करेंगे? तो इसमें आप ये नहीं कह सकते कि हम उसको पैसा देकर उस मामले को रफा दफा कर देंगे, उससे उसका इलाज भी हो जाएगा और उसकी मदद भी हो जाएगी। ठीक है, वो खैर वो केस हम आगे देखेंगे। इस वाले केस में भी ये चीज़ हमेशा याद रखिए कि दिस इज़ नॉट अ केस स्टडी फॉर प्रैक्टिकल अप्रोच टू जज। ये केस स्टडी का मतलब ये नहीं है कि एस्पिरेंट के प्रैक्टिकल अप्रोच, उसकी विजडम को ध्यान दिया जाए। इस केस स्टडी जो एथिक्स की होती है उसका मतलब है कि सही और गलत के बीच में आप भेद करना जान सकें। तो इसमें देखिए, जब ये दो ऑप्शन दिया हुआ है तो प्रैक्टिकल अप्रोच तो ये कहेगा कि आप ब्रॉड व्यू लीजिए और सब्सटेंशियल टैक्स कंप्लायंस पे ध्यान दीजिए, और छोटी मोटी चीज़ों को आप रहने दीजिए, क्योंकि छोटी मोटी चीज़ें आएंगी तो उससे जो है डॉक्टर साहब परेशान होंगे और हॉस्पिटल नहीं बन पाएगा। दूसरा, स्ट्रिक्ट आप मैटर को स्ट्रिक्टली वो करेंगे, और चाहे वो टेक्निकल हो चाहे सब्सटेंशियल वाला इशू हो। तो इसमें क्या लेंगे? तो इस हिसाब से क्या लेना चाहिए जो मैंने बताया, सेकंड वाला ऑप्शन लेंगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड, आप वहाँ पे टैक्स एनफोर्सिंग अथॉरिटी हैं। ठीक है, कब किस मामले को कितना लेना है कितना नहीं लेना है ये आपके ऊपर नहीं है, आपका काम जो दिया गया है, टैक्स इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, आपका काम है लॉ को एनफोर्स करना। ठीक है, कानून को एग्जीक्यूट करना, न कि ये डिसाइड करना कि कितना कानून अप्लाई होगा कितना कानून नहीं अप्लाई होगा। वो हॉस्पिटल बना रहा है और हॉस्पिटल चाहे नहीं बना रहा है, उससे उससे ये डिसाइड नहीं होगा कि उसके ऊपर कानून कितना लगेगा कितना नहीं लगेगा। हमारी बात कि जैसे अगर हम सलमान खान का यह केस देखें, तो सलमान खान का जो केस जब अदालत में गया था, तो सलमान खान की जब सारी दलीलें ख़त्म हो गई तो उनके वकील ने बोला कि सलमान खान अच्छे इंसान हैं और बीइंग ह्यूमन करके एक संस्था चलाते हैं जिससे काफ़ी गरीब लोगों की मदद होती है। ठीक है, और चूंकि वो अच्छे इंसान है उसको मद्देनज़र रखते हुए उनकी सज़ा को ख़त्म कर दिया जाए, उनकी सज़ा को या तो कम कर दिया जाए या तो ख़त्म कर दिया जाए। ठीक है, लेकिन फिर कानून बराबर क्या रहा? एक इंसान अगर सिर्फ अच्छा काम कर रहा है, डॉक्टर साहब अच्छा काम कर रहे हैं, तो सिर्फ इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए उनके ऊपर कानून अलग तरीके से अप्लाई होगा। जब अगर इस बेसिस पे कानून दो अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से ट्रीट करने लगे, तो फिर रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या है? रूल ऑफ लॉ फिर किसे कहेंगे? जिसका मतलब होता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कानून के सामने सब लोग बराबर हैं। तब रूल ऑफ लॉ की जो फिलॉसफी है, जो उसका सिद्धांत है, जो प्रिंसिपल है, वो वायलेट हो जाएगा। तो इसलिए आप टैक्स एनफोर्सिंग अथॉरिटी हैं, आपका काम है टैक्स को
इम्प्लीमेंट करना, लॉ को इम्प्लीमेंट करना, ना कि ये डिसाइड करना कि कब लॉ को कितना इम्प्लीमेंट करना है। इस वजह से यू विल परस्यू दिस मैटर स्ट्रिक्टली। ठीक है, अब इतना समझ में आ गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले अप्रोच देखते हैं। तो इसमें जैसा कि मैंने बताया था कि जितनी भी हमारी सिचुएशन केस स्टडीज़ होंगी, सिचुएशनल और डिस्क्रिप्टिव आपको ऑलरेडी पता ही है, अगर आपने पहले लेक्चर से मुझे देखा होगा, सुना होगा। तो स्टेक होल्डर्स को देखेंगे, फिर इस पूरे केस का जो मेन जिस्ट है, समरी, वो देखेंगे, फिर एथिकल डिलेमा देखेंगे, फिर पहले ऑप्शन का मेरिट और डिमेरिट लिखना है, फिर दूसरे ऑप्शन का मेरिट डिमेरिट लिखना है, और इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन आप चूज़ करेंगे उसको देखना है, और फिर अपना कंक्लूजन लिखना है। ठीक है, इतना समझ में आ गया, चलिए आगे देखते हैं। तो स्टेक होल्डर्स कौन कौन से होंगे? सबसे पहले तो डॉक्टर साहब हो गए, फिर आप जो टैक्स एनफोर्सिंग अथॉरिटी है वो हो गया, फिर टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन इसका स्टेक होल्डर हो गया, फिर हॉस्पिटल बनने से जिन लोगों को फ़ायदा होगा वो बेनिफिशरीज, जो लाभार्थी हैं, वो हो गया। सोसाइटी भी आप चाहे तो लिख सकते हैं, यहाँ पे टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन लिख सकते हैं या गवर्नमेंट लिख सकते हैं, एक ही बात पड़ेगी। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले प्रॉब्लम और एथिकल डिलेमा देखते हैं। तो प्रॉब्लम ये है, शुड लॉ बी यूनिवर्सली अप्लाइड टू ऑल और लॉ शुड टेक कॉग्निजेंस अबाउट इंडिविजुअल गुड डीड्स। क्या कानून सबके लिए समान रूप से इम्प्लीमेंट होना चाहिए, या कानून को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि कौन क्या कर रहा है, उसका नज़रिया क्या है, उसका सोशल क्या, वो सोसाइटी के लिए कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है। एथिकल डिलेमा क्या लिखेंगे? conflict between professional duty which calls for strict application of law and empathy for those who may benefit from super specialty hospital। तो एथिकल डिलेमा यही है। एथिकल डिलेमा मैं बता चुका हूं, जब भी दो सिद्धांतों का टकराव होता है, when two principles conflict with each other, तो वहाँ पे एथिकल डिलेमा की सिचुएशन खड़ी होती है, जिसको हम हिंदी में धर्म संकट भी कहते हैं। ठीक है, धर्म संकट। चलिए, तो पहला है कि ब्रॉडर व्यू लेंगे और सब्सटेंशियल जो इश्यूज होंगे उनको ध्यान देंगे, और छोटे वाले इश्यूज को आप इग्नोर कर देंगे। तो इसके फ़ायदे क्या होंगे? तो सबसे पहला फ़ायदा तो ये होगा कि आप लॉ को, यू विल बी एबल टू अप्लाई लॉ, और उसके अलावा आप ये भी बैलेंस कर पाएंगे कि डॉक्टर हरास भी ना हो और कानून भी अप्लाई हो जाए। फिर इससे फ़ायदा दूसरा होगा कि डॉक्टर साहब अपने हॉस्पिटल वाले काम पे फोकस कर पाएंगे, जिससे हॉस्पिटल बनेगा, लोगों को उसकी सहूलियत पहुंचेगी। ठीक है, फिर तीसरा है कि अगर छोटी मोटी चीज़ों को अगर इग्नोर कर भी दिया जाए तो बहुत ज़्यादा इसका बुरा असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसका बहुत ज़्यादा भी नेगेटिव रेपरकर्शन नहीं होगा। तो ये हो गया मेरिट। डिमेरिट ये होगा, पहली बात तो ये है कि डॉक्टर साहब एक सम पढ़े लिखे आदमी है, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोल रहे हैं और उस शहर के सबसे लीडिंग प्रैक्टिशनर है। तो इसका मतलब है कि नॉन कंप्लायंस टू टैक्सेशन, और वो उन्होंने टैक्स सही से नहीं भरा है और टेक्निकल नॉलेज नहीं पता है। ऐसा हो सकता है क्या? जब इतने बड़े डॉक्टर साहब हैं, इतना बड़ा हॉस्पिटल खोल रहे हैं, तो उनको टैक्स के टेक्निकल इश्यूज के बारे में पता नहीं होगा? ये बात कुछ थोड़ी हजम होना मुश्किल है। ठीक है, तो नॉन कंप्लायंस टू टैक्सेशन कैन बी अ डेलिबरेट एक्शन अट्रैक्टिंग स्ट्रिंजेंट एक्शन। ठीक है, जैसा कि दूसरा दिया है कि कुछ माइनर टेक्निकल इश्यूज हैं जो डॉक्टर साहब ने फॉलो नहीं किए, तो हम मान सकते हैं डॉक्टर साहब तो इतने पढ़े लिखे और बड़े आदमी हैं, उनको ये टेक्निकल टैक्स के लॉज पता ना हो, ये थोड़ा सा समझ में नहीं आता। पहला तो डिमेरिट ये हो गया। फिर प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ विल बी वायलेटेड। ठीक है, कि अगर हम उनको इसलिए छोड़ दें कि वो अच्छा काम करते हैं, तो प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ, या इसको लिख सकते हैं रूल ऑफ लॉ विल बी वायलेटेड। तीसरा है कि टैक्स एनफोर्सिंग अथॉरिटी होने के नाते आपकी जिम्मेदारी है लॉ को इम्प्लीमेंट करने की, न कि ये डिसाइड करने की इट्स सिलेक्शन एंड सुटेबिलिटी। लॉ कब किस कब कितने एक्सटेंट पे कब कहाँ अप्लाई होगा, कब कहाँ अप्लाई नहीं होगा, ये डिसाइड करने की क्षमता आपके अंदर नहीं है। आप लॉ एनफोर्सिंग अथॉरिटी। ठीक है, आपके पावर की भी सीमा है। फिर एक ये गलत एग्जाम्पल सेट करेगा बाकी लोगों के लिए। इसका डिमेरिट तो ये भी हो गया, बाकी लोग भी
सोचेंगे कि हम भी कुछ अच्छा काम करते हैं और टैक्स को छुपाते रहते हैं, जब पकड़ाएंगे तो हम ये बात कह सकते हैं कि हम तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इस वजह से इस बात को मद्देनज़र रखते हुए, ठीक है, इस बात को मद्देनज़र रखते हुए हमें भी कानून में थोड़ी रियायत मिलनी चाहिए। फिर दूसरा है परस्यू द मैटर स्ट्रिक्टली, और चाहे छोटा हो चाहे बड़ा। तो मेरिट ये होगा कि इक्वालिटी बिफोर लॉ का जो सिद्धांत है वो हम इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। ऑब्जेक्टिविटी, फेयरनेस और इम्पार्शलिटी ऑफ पब्लिक सर्विसेज विल बी अपहेल्ड, कि वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करती, सबके साथ समान रूप से व्यवहार करती है। फिर स्ट्रिक्ट जो अगर कानून का कड़ाई से पालन होगा तो उससे जनता में टैक्स के प्रति एक मैसेज जाएगा और लोगों का जो टैक्स कंप्लायंस है वो भी बेहतर होगा। समझ आ रही बात? फिर सही तरीके से इम्प्लीमेंट कर पाऊंगा अगर मैं कानून को, तो उससे मुझे फ्यूचर में करियर प्रोग्रेस में, मेरे करियर के प्रोग्रेस में भी मदद मिलेगी। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया कि स्टेक होल्डर्स लिखना क्यों इंपॉर्टेंट है। स्टेक होल्डर्स लिखना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि स्टेक होल्डर लिख देने के बाद हम मेरिट डिमेरिट लिखना आसान हो जाता है। जैसे मेरे ऊपर क्या फ़ायदा होगा उसका, तो ये लिख दिया कि करियर प्रोग्रेस होगा। ठीक है, फिर सोसाइटी पे क्या होगा, तो सोसाइटी में मैसेज जाएगा। या टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को क्या फ़ायदा होगा, तो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को आसानी होगी, लोग ज़्यादा जागरूक होंगे टैक्स के प्रति, टैक्स भरेंगे। फिर एक और चीज़ मेरिट में ये लिख सकते हैं कि इससे ये भी पता हो सकता है कि, एक बात और हम लिख सकते हैं कि हो सकता है हॉस्पिटल का प्रोजेक्ट पूरा जो डॉक्टर साहब जनता की भलाई का दिखा के करना चाह रहे हैं, हो सकता है कि वो पूरा मामला ही मनी लॉन्ड्रिंग का हो, काला सफ़ेद करने का हो। इसके डिमेरिट क्या हो सकते हैं, अब ये देख सकते हैं कि हॉस्पिटल नहीं बन पाएगा। इससे जो लोग उस हॉस्पिटल से लाभान्वित होने वाले हैं उनको नुकसान पहुंचेगा। फिर इससे एक बात और होती है कि लोग कहते हैं कि जो ब्यूरोक्रेसी होती है वो लकीर की फ़कीर होती है, वो बाकी चीज़ों को नहीं देखती, बस कानून को आंख मूंद के पालन करती है। ये वाला जो एटीट्यूड है, ये वाला जो दृष्टिकोण है, ये वाला जो परसेप्शन है जनता का ब्यूरोक्रेसी के प्रति, वो और ज़्यादा मजबूत होगा। ठीक है, चलो अब ऑप्शन कौन सा चूज़ करूँगा ये लिखना है, उसको जस्टिफाई करना है। तो ये लिखेंगे कि मैं सेकंड ऑप्शन चूज़ करूँगा, लॉ को पूरी तरीके से स्ट्रिक्ट तरीके से इम्प्लीमेंट करूँगा। इससे हम रूल ऑफ लॉ के सिद्धांत को फुलफ़िल कर पाएंगे और उसके अलावा मैं अपनी प्रोफेशनल ड्यूटी भी फुलफ़िल कर पाऊँगा। ठीक है, क्योंकि डॉक्टर साहब पढ़े लिखे आदमी हैं, इस वजह से अगर वो टैक्स में गलती करते हैं, ठीक है, चाहे टेक्निकल हो चाहे बड़ा, तो ये बात थोड़ी सी समझ में नहीं आती है। उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो ज़्यादा, चूँकि वो पढ़े लिखे आदमी हैं, ज़्यादा समझदार हैं। जैसा कहा गया है, विथ ग्रेट पावर कम्स ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो डॉक्टर साहब के ऊपर भी ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, और ये जो ब्लैटेंट डिसरिस्पेक्ट ऑफ लॉ डॉक्टर साहब ने किया है, उसके लिए उनको पूरी सज़ा मिलनी चाहिए। ठीक है, ये सब करेंगे। और उसके अलावा आप ये भी लिखेंगे कि आप इस पूरे मामले का, पूरे केस को का डॉक्यूमेंट बनाकर आप पॉलिसी लेवल पे हेडक्वार्टर भेजेंगे। ठीक है, टैक्स मिनिस्ट्री के पास, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास भेजेंगे, ताकि हम जो टेक्निकलिटीज़ हैं लॉ में, अगर बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, बहुत ज़्यादा माइनर और बहुत सारे प्रोविजंस हैं, तो उसमें हम थोड़ी जो है सिंप्लिसिटी ला सकते हैं। लॉ को सिंपल, टैक्स वाला जो प्रोसेस है उसको और सिंपल करने के लिए हम बदलाव ला सकते हैं। और दूसरा चेंज हम टैक्स अवेयरनेस के प्रति भी, ठीक है, टैक्स अवेयरनेस के लिए भी मैं लिखूँगा कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को चाहिए कि टैक्स अवेयरनेस के लिए भी कैंपेन वो लॉन्च करे, और जो टेक्निकल इश्यूज़ हैं लॉ के उसको भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया जाए। ठीक है, तो इससे जैसा कि मैंने बताया है कि इससे लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पड़ेगा। एक सिविल सर्वेंट का काम यही है, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव भी होना चाहिए। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में भी जब भी आप केस स्टडी सॉल्व करेंगे तो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन भी देंगे। ठीक है, जैसा कि हमने वो देखा था, ओल्ड एज कपल वाला देखा था एग्जाम्पल। ओल्ड एज कपल वाले एग्जाम्पल में यही बात थी कि आप उसका पूरे मामले का डॉक्यूमेंटेशन करके आप भेजेंगे सचिवालय में, ताकि उस स्कीम में, जो हेल्थ स्कीम है, वो उसमें चेंजेस किए जा सके। ठीक है, तो ये था पूरा केस। आप इसमें कंक्लूजन में अपने शब्दों में कंक्लूजन भी लिख सकते हैं कि रूल ऑफ लॉ शुड बी स्ट्रिक्टली अप्लाइड टू एवरीवन, एंड इस तरीके से। एंड although people's individual goods are important, and that should be considered, but whenever it comes to the law should be equally apply to all। और इस तरीके से आप अपना आंसर कंक्लूड कर सकते हैं। तो
चलिए ये था आज का केस। synopsisis.in के वेबसाइट पर जाकर आप जीएस पेपर 4 को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत ही रीजनेबल रेट पे ये है, यहाँ से आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे फ़ायदे क्या क्या होंगे वो भी एक बार बता देता हूँ। एक तो है कि सारे लेक्चर्स, ठीक है, फिर उसके बाद जो पीडीएफ है हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको पूरी पीडीएफ मिलेगी। उसके अलावा आप जो है पर्सनल असिस्टेंस भी मिलेगा। पर्सनल असिस्टेंस, अगर आपको कोई इश्यूज़ हो तो आप बात भी कर सकते हैं अपनी फैकल्टी से। और उसके अलावा हमारा सिनॉप्सिस आईएएस का यूट्यूब चैनल भी है, सिनॉप्सिस आईएएस टाइप करेंगे तो इससे जाकर आप सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट लेक्चर्स के छोटे मोटे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स होते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको समय समय से मिलती रहे। तो ये था आज का लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट।